अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज यहाँ जुमेरात की रात और नवंबर की 20 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमतुल मुबारक की सुबह और नवंबर की 21 तारीख है। नाजरीन, आज भी खबरें काफ़ी हैं, और लेकिन खबरों की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं पहली खबर की जानिब, और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त ताल्लुकात हैं और इस खत्े में जो चेंजेस आ रही हैं उसके तनाजुर में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त लगता है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की कोई सिमत है ही नहीं। यानी दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें भी हुई, और गुज़श्ता तकरीबन लास्ट दिसंबर से मामला शुरू हुए थे, जब पाकिस्तान की जानिब से ये जो अफगानिस्तान से गिला ज्यादा बढ़ने लगा, उनसे हमारी कंप्लेंट्स बढ़ने लगी कि अफगानिस्तान की जानिब से आने वाले टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इनको मुकम्मल अफगान तालिबान की पुष्टपनाही हासिल है। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में कई मरतबा तालिबान को अपनी जानिब से एविडेंस भी पेश किया। ना ये एविडेंस वो नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान पेश कर रहा है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, स्पेशली जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पेशल रैपटियर हैं, और उनकी जानिब से जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, हर इन्वेस्टिगेशन में यह बात साबित हुई है कि अफगान तालिबान दहशत गर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि इस साल यानी 2025 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के लिए एक मुश्किल तरीन साल था, जिसमें कि दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार झड़पें हुई। और फिर 12 अक्टूबर के बाद, जो 12 अक्टूबर से पहले जो झड़पें हुई और उसके बाद फिर बुनियादी तौर पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, कतर बीच में आया, तुर्किया बीच में आया, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, अदवार हुए, कुछ कतर में हुए, कुछ तुर्की इस्तांबुल में हुए, नाकाम रहे। लेकिन एक चीज जो कामयाब रही वो ये कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक सीज फायर पर दोनों एग्री हो गए, और वो सीज फायर इस वक्त भी जारी है। लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान कम से कम 5 जो मेन राहदारियां हैं वो बंद पड़ी हैं, 12 अक्टूबर से आज तक बंद पड़ी हैं। और दोनों जानिब जो ट्रेडर्स हैं उनका अरबों रुपए का या करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है, और ये नुकसान हो रहा है। आ, लेकिन इस मौजू पर आने से पहले, आज जो एक मरतबा फिर यूनाइटेड नेशंस में हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस में जो डेनमार्क के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि UN 1267 सैंक्शंस कमेटी की इस वक्त चेयर भी हैं, वो चेयर करती हैं इनको, उन्होंने आज कहा है कि टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर अटैक्स कर रही है, यानी स्टेजिंग ग्राउंड अफगानिस्तान है। ये डेनमार्क की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कह रही हैं, उस 1267 सैंक्शंस कमेटी के, जो कि अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखती है। और यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर कम से कम 6,000 टीटीपी के जंगजू मौजूद हैं, जिनको तकरीबन मुकम्मल हिमायत अफगान तालिबान की हुकूमत के जो आला तरीन लोग हैं उनकी हासिल है। तो इसका एक मतलब फिर इजहार जो है वो यूनाइटेड नेशंस में सुना गया। और वहां पर एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने भी ये बात उठाई। वहां पर जो पाकिस्तान के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस्मान जदून, उन्होंने वहां पर तकरीर भी की और एक मरतबा फिर इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान ने तो अलकायदा को शिकस्त देने में एक बहुत बुनियादी किरदार अदा किया था, और ये कि 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानें गंवाई उस जंग के नतीजे में जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस खत्े में लड़ी गई। गोया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सिफारतकारी है, उसकी एक झलक हमें यूनाइटेड नेशंस की इस ताज़ा तरीन मिसाल में नजर आई, जहां पर के यूनाइटेड नेशंस के एक सीनियर ऑफिशियल, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की सरबराह है, वो कह रही हैं कि टीटीपी के जंगजू अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान पर हमलों के लिए। ये वही स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान भी बारहा देता चला आ रहा है। तो गोया पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप देखिए कि जो लास्ट पीस टॉक्स हुई थी दोनों मुल्कों के दरमियान, तुर्की में इस्तांबुल में, वो नाकाम हुई, और उसके बाद फिर ख्याल था कि शायद तुर्की अपना जो उनके जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हैं, जिनमें कि उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबरा, वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन वो दौरा ना हो पाया। इसी तरह जो कतर है, कतर ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी की, लेकिन तुर्की में होने वाले मुज़ाकरात में कतर भी शामिल था, और उसके बाद वहां से भी मुकम्मल तौर पर सर्द मोहरी आने लगी। कोई इस मामले में कोई फॉरवर्ड मूवमेंट है ही नहीं। चाइना, जिसने कि इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया था, अगर आपको याद हो, जो हमारी लास्ट पाक अफगान टेंशन्स हुई थी, तो उसमें
चाइना ही के फॉरेन मिनिस्टर ने अमीर खान मुत्तकी और इसहाक डार साहब की मुलाकात कराई थी चीन के अंदर एक इजलास के दौरान। और उसके बाद फिर एक मरतबा फिर दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत शुरू हुई और ताल्लुकात कुछ बेहतरी की तरफ गए। कुछ ऐसी ही कोशिशें ईरान की जानिब से भी की गई, लेकिन ईरान की जानिब से जो जितनी भी कोशिशें की गई वो भी कामयाब न रही। बहुत महदूद किरदार, यानी ईरान ने ऑफर तो बहुत मरतबा किया है, लेकिन उनका किरदार ओवरऑल अच्छा खासा महदूद रहा है। और फिर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है मिडल ईस्ट में, यानी सऊदी अरब, उनकी जानिब से आज तक एक लफ्ज नहीं कहा गया इस सिलसिले में, या अगर कुछ कहा भी गया तो बहुत ही म्यूटेड लैंग्वेज में कहा गया। यानी जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन हो रही थी तो सऊदी अरब के वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंचे थे, वो भारत भी गए थे, और उस वक्त उन्होंने एक साल्फी की कोशिश की थी। और जो ही सऊदी वजीर खारजा का जहाज नूर खान एयरबेस से निकला, तो उसके थोड़ी देर बाद यानी चंद घंटों के अंदर ही नूर खान बेस भारतीय मिसाइलों का निशाना बनी। तो यूं पाकिस्तान की जो, अगर आप इवन साल्फी के लिहाज से भी अपनी सिफारतकारी को देखें या जांचें, तो वो कहीं नजर नहीं आ रही है। यानी तालिबान अपनी सिफारतकारी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ न सही, वो दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ जरूर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अब तक का ऐसा लगता है कि उतना मुतहर्रिक नजर नहीं आ रहा डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान के हवाले से, जितना चंद हफ्ते पहले तक था। यानी लास्ट जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, वो डिप्लोमेटिक मुज़ाकरात नहीं थे, मेरा ख्याल है वो सिक्योरिटी ऑफिशल्स के दरमियान मुज़ाकरात थे, क्योंकि उस वक्त की सरबराही पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक साहब ने की थी। और उसके बाद इसीलिए कोई एलामिया भी नजर नहीं आया। जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके जरिए खबरें फैलाई गई, लेकिन बाकायदा कोई ऐलान बाद में कोई थोड़ा बहुत आया। तो इस वक्त मौजूदा जो हालत है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की, तो वो ये है कि बॉर्डर बंद है, दोनों के दरमियान तल्खी मौजूद है, दोनों की जानिब से हर किस्म के बयानात आ रहे हैं, लेकिन उन बयानात में न तो खैर है और न मोहब्बत है, न एहतराम है। दोनों जानिब से एक दूसरे के लिए एक तरह की तलखी नजर आ रही है, बेतहाशा तलखी। और इसके लिए कोशिश भी नहीं की जा रही, न तो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद वो कुव्वतें जिन्होंने कि कई साल पाकिस्तान की सरजमीन पे जिंदगी गुजारी, उनके बच्चे यहाँ जवान हुए, उनकी जुबान भी नहीं खुलती, वो भी सामने नहीं आते कि जनाब इस मामले को हल करें। और ना ही पाकिस्तान के अंदर उन कुव्वतों को सामने लाया जा रहा है जिन्होंने कि इससे पहले आइस ब्रेकिंग का काम किया है। मसलन एम्बेसडर मोहम्मद सादिक, जिनका मैंने पिछले दिनों भी जिक्र किया था कि उनको तकरीबन गैर फाल कर दिया गया है, तो गोया पाकिस्तान ने भी तकरीबन डिप्लोमेसी छोड़ दी है। इसहाक डार साहब फिलहाल तो जो यूरोप वगैरह के दौरे कर रहे हैं, रशिया भी गए, वहां पर उनकी जो सफारतकारी है वो तो चल रही है, लेकिन वो मोर लाइक अ स्ट्रेटेजिक सिफारतकारी नजर आ रही है कि जिसमें पाकिस्तान एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन जो अपने बैकयार्ड में इतना बड़ा मसला है उस पर फिलहाल डिप्लोमेटिकली तवज्जो कम है। बाकी हवालों से तो यकीनन है, लेकिन डिप्लोमेटिकली या सिफारती सतह पर तवज्जो बहुत कम है। और मेरा ख्याल ये है कि जितना पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों अपना टाइम वेस्ट करेंगे और इसमें इनके दरमियान तलखियां बढ़ेंगी, इनके इस दौरान इनके दरमियान मजीद नाएतबारी बढ़ेगी, उतनी ही पाकिस्तान के लिए यहाँ पर मुश्किलात में इजाफा होगा। अफगानिस्तान के लिए भी होगा, लेकिन अफगानिस्तान रिकवर कर जाएगा मेरी राय में, क्योंकि अगर आप स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें तो वहां पर देखा जाता है कि किस मुल्क की हिफाजतकारी कितनी कामयाब है। और पाकिस्तान अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में तकरीबन खो चुका है। न सिर्फ ये, बल्कि जो सेंट्रल एशिया के लिए पाकिस्तान का रास्ता था वो भी रुक चुका है। गोया पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस वक्त ज्यादा रिएक्टिव मोड में नजर आती है। डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको यानी डायरेक्टली रन कर रही है, और उसमें आपको इसीलिए वो जो मस्कुलर एलिमेंट है वो ज्यादा नजर आ रहा है और डिप्लोमेसी कम नजर आ रही है। आई विश कि पाकिस्तान अपना ट्रैक बदले, और आई विश कि उन लोगों को दोबारा एक्टिवेट करे, जैसे कि मोहम्मद सादिक और दूसरे ऐसे अफराद जो कि मौजूद हैं दोनों ममालिक में। वहां पर एक कोशिश की जाए कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो बर्फ है वो पिघले, और इनके दरमियान जो मामलात हैं वो अफहाम तफहीम के जरिए, बातचीत के जरिए हल हो पाए। देखिए, जितना पाकिस्तान अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि अफगानिस्तान के अंदर दूसरे ममालिक अपनी तहरीक स्पेस बढ़ाएंगे। भारत को एक बहुत अच्छा मौका मिला है और वो इससे भरपूर फायदा उठा रहे हैं, क्यों ना उठाएं? मेरा ख्याल है उनको उठाना भी चाहिए, क्योंकि उनको एक बिल्कुल वर्चुअल वॉक ओवर मिल गया है, और वॉक ओवर दिलाने वाला और कोई नहीं, पाकिस्तान खुद है। यानी इख्तलाफात के साथ भी ताल्लुकात रखे जाते हैं। यानी आप देखिए इस वक्त कि ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात में काफ़ी हमेशा से मुश्किलात रही हैं। हाँ, उनके दरमियान काफ़ी इख्तलाफात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद गुज़श्ता हफ्ते
ताजिकिस्तान का एक 14 मेंबर उनका एक डेलीगेशन था, वो काबल गया और वहां पर उनके आला तरीन हुक्काम से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में उनके सिक्योरिटी के हुक्काम थे, बॉर्डर के ऑफिशियल्स थे, सारे वहां गए, बातचीत की। इख्तिलाफात मौजूद हैं, याद रखिए। इसी तरह ईरान, ईरान भी पाकिस्तान की तरह अफगानों को डिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने तकरीबन 1.5 मिलियन अफगानों को डिपोर्ट किया, तकरीबन इतने ही अफगानों को ईरान ने भी डिपोर्ट किया। लेकिन ईरान की पॉलिसी जरा मुख्तलिफ नजर आ रही है। ईरान अफगानिस्तान के साथ जो अपनी तिजारत है वो बढ़ा रहा है। इस साल मुझे लगता है कि ये $2 से बढ़ जाएगी। और बावजूद इसके कि ईरान अफगानिस्तान की बॉर्डर पर बाकायदा अब एक दीवार तामीर कर रहा है ताकि गैर कानूनी तौर पर लोग ईरान में दाखिल ना हो सके। लेकिन एट द सेम टाइम जहां ईरान अफगानियों को निकाल रहा है, वहीं पर ही उनको फैमिली वीजास भी दे रहा है ताकि वो फैमिली जो बटी हुई हैं उनकी रीयूनियन भी हो सके। तो गोया ईरान अपनी पॉलिसी देखें, वो ताल्लुकात रख रहा है। और ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है वो हेलमंद रिवर का है। हेलमंद का पानी अफगानिस्तान से ईरान जाता है। और 1900 मेरा ख्याल है 71 में इनके दरमियान एक पीस ट्रीटी हुई थी, वाटर शेयरिंग अकॉर्ड हुआ था, जिसके तहत कुछ पानी ईरान जाना था। लेकिन अब ईरान गुज़श्ता कुछ अरसे से ये कंप्लेन कर रहा है कि उनको अपना पूरा पानी नहीं मिल रहा। लेकिन इख्तिलाफात के बावजूद ताल्लुकात जारी हैं, तिजारत जारी है, सब कुछ चल रहा है। जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक दुश्मनी की फजा है, जिसको खत्म होना चाहिए। यह खत्म होना बहुत जरूरी है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान को अपना जो एक मार्केट उसने बनाई हुई है इतने सालों पर मुहित, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की मार्केट है, वहां पर पाकिस्तान की एक उसने एक गुडविल का थोड़ा स्फेयर बनाया हुआ था, वो स्फेयर खराब हो रहा है। और उसकी जगह अब भारत ले रहा है, जैसे मैंने अर्ज किया। हालिया दिनों में इस वक्त अफगानिस्तान के जो वजीर तिजारत हैं, नूरुद्दीन अजीजी, वो इस वक्त न्यू दिल्ली में हैं। और आज भारत के वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए अपने एक्स पर अपना एक ट्वीट डाला, जिसमें कि उन्होंने जो नूरुद्दीन अजीजी हैं उनके साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया कि वो बहुत खुश हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और ये कि अफगानिस्तान के साथ भारत अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। लेकिन याद रखिए कि ये ताल्लुकात जिससे हम जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो लूजर होगा वो पाकिस्तान ही होगा। वजह यह है कि देखिए, हालिया दिनों में अमेरिका ने जो अफगानिस्तान और भारत के लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट की है। आई एम नॉट श्योर कि बाय डिजाइन है कि नहीं, लेकिन सर ट्रम्प ने वो सैंक्शंस जो कि भारत पर चाबहार पोर्ट की वजह से लगी हुई थी, कि चाबहार चूंकि ईरान में है और ईरान पर सैंक्शंस हैं, लेकिन अमेरिका ने चाबहार को वेवर दे दिया। जिसका मतलब ये है कि भारत वहां पर जितना डेवलपमेंट का काम कर रहा है और ये कि उसके ऑपरेशनल जिसमें अंदर जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत कम हो गई हैं, उसकी वजह से अब अफगानिस्तान के लिए मामला ज्यादा आसान हो गए हैं कि वो चाबहार को इस्तेमाल करें। और यही बात आज दिल्ली में हुई, यही बात एस जयशंकर कह रहे हैं, और यही खबरें वहां से आ रही हैं। भारतीय मीडिया कह रहा है कि इस दौरान में, यानी जब अजीजी और एस जयशंकर की मुलाकात हुई, तो उसमें चाबहार पर बात हुई। और उसमें यह भी कहा गया कि इसको जल्द अज जल्द ऑपरेशनल किया जाए और इससे ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा किया जाए। यानी अफगानिस्तान चाहता है कि वो ज्यादा चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करे, जबकि पाकिस्तान इस सिलसिले में, देखिए कि पाकिस्तान की पोर्ट्स जो हैं वो अब इस्तेमाल होना उनका कम हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत ज्यादा इरेटिक पॉलिसी रही है। चाहे अफगानिस्तान के साथ टेंशन हो या ना हो, हमारी पॉलिसी हम अपने कपड़ों की तरह बदलते थे। और उसकी वजह से भी जो ताजिर थे यहाँ पर उनको बड़ी मुश्किलात थी, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी। और अब जबकि हालात बिल्कुल ही बदल गए हैं, अब तो तिजारत सिर से बांधी है, तो ज़ाहिर है अफगानिस्तान ने किसी के साथ तो तिजारत करनी है, और भारत ने अपनी तिजारत को बढ़ाना है। तो लिहाजा उसको अफगानिस्तान में एक अच्छी मंडी भी मिल रही है। तो यूं मुझे लगता है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, इसकी जो परफॉर्मेंस है, डिप्लोमेसी तो हो ही नहीं रही, जैसे मैंने अर्ज किया, ये बहुत ज्यादा मिलिटराइज्ड फॉरेन पॉलिसी लग रही है। और उसके अंदर जाहिर है सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, और पाकिस्तान का जो गिला है वो जायज़ है। लेकिन मेरी राय में इस पॉलिसी को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था, क्योंकि टेररिज्म तो अफगानिस्तान से जो एमिनेट हो रही है वो आज की बात नहीं है, वो गुज़श्ता 2 सालों की बात भी नहीं है, वो तो गुज़श्ता कई सालों की बात है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। मैं हमेशा से पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी का नाकिद रहा हूँ, उसकी बड़ी वजह यही है कि हमने पॉलिसी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मोड में रखी है, नी जर्क रिएक्शन की बुनियाद पर चलाई जा रही है, जिसमें कि नुकसान पाकिस्तान का है एज ए स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तिजारत और बाहमी ताल्लुकात, हर लिहाज से नुकसान है। जबकि भारत और अफगानिस्तान आपस में जो तिजारत है उसको मजीद बढ़ा रहे हैं। अजीजी की जो आज मुलाकात में एस जयशंकर के साथ एक फैसला ये भी हुआ कि वो एक मरतबा फिर जो उनका जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट, उसको रिवाइव कर रहे हैं। तो लगता यह है कि भारत बड़ी तेजी से अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। एक ऐसे वक्त
جب اس خطے میں حالات اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر کہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ یعنی ملکوں کے حالات بدل رہے ہیں، بھارت کو زیادہ سپیس مل رہی ہے افغانستان میں، ہم نہ صرف یہ کہ افغانستان میں اپنی سپیس کو خود کھو رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر بھی ہم اپنی گڈ ول کھو رہے ہیں۔ کس طریقے سے؟ آج دیکھیے ایک مرتبہ پھر کیا ہوا۔ اڈیالہ، پاکستان کے ایک بہت بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ، 4.5 کروڑ پاکستانیوں کے نمائندہ سہیل آفریدی اڈیالہ پہنچے۔ 7ویں مرتبہ ان کو روکا گیا، 7ویں مرتبہ۔ اور سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہوگا کہ جہاں پر ایک صوبے کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے۔ اور وہاں پر مجھے حیرانگی ہو رہی ہے ایسے صحافیوں پر بھی، کیونکہ پاکستان میں اب صحافت بھی بہت احترام کے ساتھ ایک مذاق بن گئی ہے۔ وہاں پر ایک صاحب نے اب سہیل آفریدی سے یہ بھی پوچھا کہ جی کہیں پختونخوا پاکستان سے الگ تو نہیں ہوگا؟ یعنی اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کی کسی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کو اب اس طریقے سے ٹوسٹ کیا جا رہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا تو پاکستان سے علیحدہ نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ وہ طریقہ ہے کہ جو ایک ملک کو تباہ کرنے کے لیے، بالکل یہ اس کی ایک ریسیپی ہے۔ اور یقیناً ان صاحب کو کسی نے بھیجا ہوگا، کیونکہ میں نے خود پاکستانی صحافیوں کے ٹیلی فونز پر دیکھے کہ ان کو کیسی انسٹرکشنز ملتی ہیں۔ وہاں پر حال یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو ریاست نہیں روک رہی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پر پنجاب گورنمنٹ کی یہ اوقات ہے کہ وہ اتنا بڑا ڈیسیجن لے، جب وہاں پر عدالتیں بھی ہیں اور وہاں پر ریاست بھی ہے، اور وہاں پر ریاستی ادارے سب سے زیادہ طاقت میں ہیں؟ اس وقت سب کو معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو پاکستان کے اندر لاوا پک رہا ہے، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ اس بات سے زیادہ خطرناک ہے جو ہمیں اس خطے میں بدلتے حالات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تو اپنی سرحدوں کے اندر حالات کو ٹھیک نہیں کر پا رہا۔ اسی لیے اس کا رپورٹ کارڈ آج آئی ایم ایف نے افشا کیا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے آج، اس کے اندر اب تو سب ہر جگہ پر خبروں میں ہے، لیکن اس کے اندر جو اس کا سب سے بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کرپشن نہ ہوتی تو اس کی جو اس کی اکنامک گروتھ ہے یہ تو 6.5% تک پہنچ سکتی تھی۔ اب 6.5% کا مطلب کیا ہے؟ عمران خان جب حکومت میں آخری دنوں میں پاکستان کی جو گروتھ تھی وہ 6% تک پہنچ چکی تھی۔ آئی ایم ایف کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں کرپشن نہ ہو تو پاکستان میں گروتھ 6.5% ہو سکتی ہے۔ گویا باقی کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ کرپشن میں۔ اور ان کے مطابق کرپشن پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے۔ کرپشن پاکستان کے نظام میں اتنی زیادہ صلاحیت کر گئی ہے کہ آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ آپ خود اپنی ترقی اپنے ہاتھوں کھو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ کامیابی سے کچھ کر ہی نہ پائے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ ظاہر ہے کرپشن کسی کے رضا سے تو ہو رہی ہے، یعنی وہ شخص جس کو انڈائٹ کیا جا رہا تھا منی لانڈرنگ میں، جس دن اس کی انڈائٹمنٹ ہونی تھی اس دن وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا۔ تو آئی ایم ایف کی اس رپورٹ پر کون حیران ہوگا؟ اور کیوں حیران ہوگا؟ پاکستان کو بہت بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی گئی ہے کہ کس طریقے سے شوگر ایکسپورٹ کا سکینڈل ہوا، شوگر مافیا کا ہے، اور پھر اس میں ذکر ہے کہ جناب جوڈیشری جو ہے وہ پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ ہے۔ یعنی وہ جوڈیشری جس کو اب ہم نے اپنی انتظامیہ کا حصہ بنا دیا ہے، ایگزیکٹو کا حصہ ہے اب جوڈیشری۔ جوڈیشری آزاد نہیں ہے، تو ایک انتہائی کرپٹ جوڈیشری اب ایک انتہائی کرپٹ ایگزیکٹو کا حصہ بن گئی ہے۔ تو اس کے بعد آپ رزلٹ کا اندازہ خود لگائیں اور کامنٹ میں لکھیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ اب دو نکات میں بیچ میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں انسٹیٹیوشنل پاور ہے، تو پاکستان میں سب سے طاقتور تو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی نگرانی میں اب ہوا کیا ہے کہ کئی دہائیوں سے جو یہ غلبہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کی وجہ سے اور پھر سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے، پھر من پسند اتحاد بنانے کے ذریعے، مثلا اب پھر مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کو چابی دے دی گئی ہے اور حافظ صاحب پھر اب باہر نکلنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ان کی ٹائمنگ ذرا دیکھیے، اس پہ نظر رکھیں گے، اس پہ بات پھر کبھی کریں گے۔ اور پھر ساتھ معیشت کو جو ہے مختلف جو اہم شعبے ہیں ان کو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ سے جڑے اداروں کے کنٹرول میں دے کر پاکستان کی جو بیسک ہماری اکانومی ہے اس کا میرا خیال ہے کہ یعنی اس کا جنازہ خود ہی پڑا گیا ہے۔ اور جب تک کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں آئیں گی، جب تک کہ ایک یا چند اداروں کی ہر طرف اجارہ داری کم یا ختم نہیں کی جائے گی، آئی ایم ناٹ شور کہ پاکستان میں اچھے طریقے سے کاروبار بڑھ سکتا ہے اور یہاں پر پاکستان میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ تو بالکل رکی ہوئی ہے۔ اور پھر ساتھ جس طریقے سے ایک کمپرومائز جوڈیشری اور کمپرومائزڈ حکومت آئے گی، تو یاد رکھیے کہ جتنے زیادہ حکمران کمپرومائزڈ ہوں گے اتنے ہی زیادہ وہ کرپٹ ہوں گے، چاہے وہ کرپٹ نہ بھی ہوں، چاہے وہ بہت زیادہ مذہب پسند بھی ہوں، لیکن ان کی مجبوری ہوگی، کیونکہ ان کو حکومت میں رہنے کے لیے
دوسرے کرپٹ لوگوں کی بلیک میلنگ میں آنا پڑے گا، لہذا کرپشن پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آئی ایم ایف کا جو یہ رپورٹ کارڈ ہے، میرا خیال یہ کہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے اور پاکستان کے اصل حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، کیونکہ ریاستیں ایسے نہیں چلتی کہ جب 4.5 کروڑ کے نمائندوں کو روکا جائے، ان کی تصدیق کی جائے، اور جب وہاں پر تمام اداروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے ساتھ ترقی نہیں آتی، اس کے ساتھ صرف اور صرف معاشرے بگاڑ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔